हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में। आज हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा दे रखा है, तो नीट में जो भी क्वेश्चन आते रहे थे वो एनसीईआरटी में जो लाइन दे रखी उससे डायरेक्ट उस लाइन से उठ के क्वेश्चन आता था। लेकिन एम्स में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में ही लेटेस्ट पूछा गया है एम्स में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो मैं वो आपको सभी क्वेश्चन जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी के अंदर भी और एनसीईआरटी के बाहर भी, पूरी तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोगुलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लड लॉसेस इज फ्लूइडिटी। ब्लड का जो भी फ्लूइड नेचर होता है, जो बहने वाली प्रॉपर्टी होती है, वो बंद हो जाए। मतलब कि आपको कहीं भी अगर कट लगता है, उसके बाद आप देखते होगे कि बॉडी से उस समय थोड़ी देर के लिए ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद वो ब्लड बंद हो जाता है निकलना। मतलब कि उसका जो फ्लूइड नेचर है ब्लड का वो खो गया, जो उसकी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी थी ब्लड की वो लॉस हो चुकी है। तो कोगुलेशन की डेफिनेशन याद रखना आप लोग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लड लॉसेस इज फ्लूइडिटी। अब देखो क्या होता है कि प्लाज्मा में एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है प्रोथ्रोम्बिन। वो प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक एंजाइम आता है थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक एंजाइम आएगा थ्रोम्बोकाइनेज, और कुछ एक्टिवेटर आते हैं जिनको कि बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि कन्वर्ट करते हैं इसको थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये इनएक्टिव है, इससे कन्वर्ट होके बन गया थ्रोम्बिन। किसकी मदद से? थ्रोम्बोकाइनेज। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और साथ में ही कुछ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होते हैं, ये कई सारे होते हैं। ये मैं जब आपको पूरी डिटेल बताऊंगा अभी, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे याद रखने हैं उनको। तो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। अब उसके अलावा एक और इनएक्टिव सब्सटेंस होता है फाइब्रिनोजन। वो जो थ्रोम्बिन बना था पहली रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पे, वो अगली रिएक्शन में, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, यानी कि एक एंजाइम के तौर पे काम करता है। और वो इस इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा किसको? किससे? इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होती हैं, जिनमें किसी भी एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरी रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट या एज ए एंजाइम वर्क करता है, उन प्रकार की रिएक्शन को कास्केड रिएक्शन बोलते हैं, या कास्केड मैकेनिज्म बोला जाता है इनको। कि अगर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ देखो ये थ्रोम्बिन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, ये मान लो फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकंड रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना था वो दूसरी रिएक्शन के लिए एज ए कैटालिस्ट या एज ए एंजाइम काम कर रहा है। तो इस प्रकार की मैकेनिज्म को या इस प्रकार की प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस या कास्केड मैकेनिज्म बोला जाता है। अब ये फाइब्रिन क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा जा चुका है ये। डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो पूछेगा आपसे फाइब्रिन होता है ये क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो भी थे अपने पास, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी और प्लेटलेट्स। इसमें भी सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। जब मैंने आपको प्लेटलेट बताया था तब मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि इनका काम होता है हीमोस्टेसिस और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ब्लड के रुकने में इनका काम होता है। तो वो यही है, इस फाइब्रिन में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स ही पाए जाते हैं। अब देखो आपको ये रिएक्शन बहुत छोटी सी दिख रही है दो रिएक्शन की, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन बहुत बड़ी होती है। हमारे पास लगभग 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, वो कन्वर्ट किए जाते हैं। इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज में आएगा, फिर दूसरा होगा वो एक्टिव होगा, तीसरा होगा एक्टिव होगा। इस तरीके से बहुत बड़ी रिएक्शन होती है। दो पाथवे होते हैं इसके क्लोटिंग के, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये अभी अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, हमको जो अपने एग्जाम के लिए जो जरूरी है सिर्फ वही पढ़ना है। वो मैं सिर्फ आपको ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बताना है, इसलिए ये बता रहा हूँ। और जो एम्स 2018 का क्वेश्चन है उसके लिए आपको समझाना पड़ेगा कि ये कैसे है और कहाँ उसका यूज होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो पाथवे होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन के बाद ये लास्ट की दो स्टेप हैं, ये कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये फाइब्रिन के थ्रेड ही होते हैं जो कि क्लॉट बनाते हैं। अब ये तो अपना एनसीईआरटी का पोर्शन हुआ। अब एनसीईआरटी के बाहर से 4 डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है बच्चों, बहुत ज़्यादा बार, और बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की डेफिनेशन आती है। तो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? तो देखो आपने देखा होगा कि जब कोई कट लगता है या चोट लगती है तो उसके बाद ब्लड निकलता है, तो ऊजिंग ऑफ ब्लड होती है।
तो ये जो टाइम है, अब नाम से दिख रहा है डेफिनेशन में, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, मतलब ये किसी ना किसी टाइम की बात करेगा, टाइम इंटरवल की बात करता है ये, कि किस किस के बीच का टाइम है ये। तो जो ब्लड बाहर निकलता है चोट लगने के बाद उसके बीच का, और जब ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है उसके बीच का। ब्लीडिंग के बंद होने का और ऊजिंग ऑफ ब्लड के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। इसको तो आप नाम से याद रख सकते हो, ब्लीडिंग टाइम मतलब कि वो ब्लीड कर रहा है, ब्लीड होगा, ब्लीड होना बंद होगा और ब्लड का निकलना शुरू होगा, उनके बीच का जो टाइम है वो होता है ब्लीडिंग टाइम। और ये इसका जो टाइम पीरियड है ये 3 से 6 मिनट के बीच में रहता है। सब पर्सन का वेरी करता है, ये अलग अलग होता है। तो किसी का 3 होगा, किसी का 6 होगा, लेकिन नॉर्मल रेंज इसकी ये है 3 और 6 के बीच में रहेगा। ये है ब्लीडिंग टाइम। अब आता है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या है? वही है टाइम इंटरवल बिटवीन ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। यहाँ क्या था, केवल ब्लीडिंग स्टॉपेज हो रही थी, ब्लीडिंग क्लॉट नहीं बन रहा था यहाँ। लेकिन क्लॉटिंग टाइम में क्या होगा, क्लॉट के बनने से हमको मतलब है यहाँ वूजिंग ऑफ ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट के बीच का टाइम देखना है हमको। तो ये होता है 3 से 8 मिनट का। तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम में से एक तो बड़ा कौन होगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्लॉटिंग टाइम बड़ा है। और वो क्लॉटिंग टाइम क्यों बड़ा होता है? क्योंकि भाई क्लॉट का बन रहा है ना, क्लॉट बन रहा है मतलब कि फाइब्रिन के थ्रेड बन रहे होंगे, और फाइब्रिन के थ्रेड बनने में टाइम लगता है। ब्लड रुक तो जाता है लेकिन उसके बाद इस थ्रेड को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये ब्लीडिंग टाइम है, इससे ये क्लॉटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप इसको याद रखें, क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो क्लॉट बनने से पहले तक का टाइम है, और ब्लीडिंग टाइम है वो ब्लीडिंग स्टॉप होगी उससे पहले तक का टाइम है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कभी इंट्रावेस्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल के अंदर ही क्लॉट कर जाता है ब्लड, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अगर ब्लड वेसल के अंदर ही क्लॉट बन जाए तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। एक चीज़ आती है एंटीकोगुलेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। एंटीकोगुलेंट देखो, इसको आप नाम से समझ सकते हो। एंटी मतलब अपोजिट, और कोगुलेंट मतलब कि इस कोगुलेशन प्रोसेस का जो अपोजिट होगा। कोगुलेशन में क्या हो रहा था, ये ब्लड क्लॉट करके एक थक्का बना रहा था, ये फाइब्रिन के थ्रेड बना रहे थे, और ये थ्रेड स्टेबल क्लॉट बनाते हैं। अब इसमें हम इसको अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं मतलब इस क्लॉट को डिजोल्व कर रहे हैं। जब हार्ट पेशेंट, आपके घर में अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा तो आप उसमें दवाइयों में देखना एंटीकोगुलेंट, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उनको एंटीकोगुलेंट दी जाती है, उनके ब्लड को पतला किया जाता है। उनमें सबसे ज़्यादा जो दिए जाने वाले हैं EDTA, जो आपने केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, और हेपेरिन, इसमें एस्पिरिन भी आता है। ये एंटीकोगुलेंट है। ये क्या होते हैं, ब्लड क्लॉट ना कर जाए कहीं, तो इसलिए उन पेशेंट को दिए जाते हैं कि ये ब्लड को क्लॉट करने से रोकेंगे। लेकिन ऐसे पर्सन में अगर कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट्स ड्रग पे अगर ज़्यादा समय से डिपेंड है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लीडिंग हुई और वो फिर खून निकलना बंद, खून का रुकना बंद नहीं होता है, वो खून कंटिन्यू, ब्लड कंटिन्यू निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। तो ये है एंटीकोगुलेंट, ये आप याद रखें, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था एम्स 2018 में, वो ये था कि इनमें से कौन सी विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। तो आंसर क्या था उसका, विटामिन के। आप याद रखें, विटामिन के ऐसी विटामिन है, फैट सॉल्यूबल होती है एक तो, और ये क्या करती है, ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करती है। और किस तरीके से काम करती है, तो मैंने आपको ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बताया था। इन एक्टिवेटर के एक्टिवेशन में, ये भी पहले इनएक्टिव स्टेज में ही होते हैं, इनको एक्टिवेशन करती है विटामिन के। ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं तो उनके एक्टिवेशन में काम आती है विटामिन के। और कैल्शियम आयन का भी बहुत बड़ा रोल है। विटामिन के और कैल्शियम आयन, ये आप याद रखें बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैल्शियम आयन पे पूछा जा सकता है और विटामिन के पे भी पूछा जा सकता है कि क्लॉटिंग में इनमें से किस आयन का रोल है या इनमें से किस विटामिन का रोल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कैल्शियम आयन का रोल होता है कोगुलेशन में और विटामिन के का रोल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।